आईवीएफ फेल होना एंड ऑफ जर्नी नहीं होता है। आईवीएफ फेल होना बहुत परेशान करता है। मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स मींस एंड ऑफ रोड लोगों को लगता है कि मैंने अपना सब कुछ जो ट्राई कर सकती थी वो कर लिया। हर तरह का ट्रीटमेंट जो बच्चा करने के लिए हम कर सकते हैं वो सब ट्राई हो गया। इन वन सेंस सही बोल रहे हो कि आईवीएफ फेल होना परेशान करता है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक आईवीएफ फेल होना एंड ऑफ जर्नी नहीं होता है। किसी भी चीज़ में एक बार फेल होके हम पीछे नहीं हटते हैं, तो आईवीएफ में क्यों हटना चाहते हो? आईवीएफ कितने लोगों का सक्सेसफुल होता है? सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ वेरीज फ्रॉम 40 to 70%। कुछ पेशेंट्स को स्टार्ट पे ही बोला जाता है कि आपका 30-40% ही चांस है। मतलब 10 में से आपके जैसे कपल्स 3 या 4 ही होते हैं जो कंसीव कर पाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा चांस है। क्या पता इस बार आपका लक नहीं था, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा आईवीएफ से सक्सेस। लेकिन जब मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स होते हैं, 1 आईवीएफ फेलियर, 2, यहाँ तक कि आई हैव ट्रीटेड 5 आईवीएफ फेलियर्स ऑल्सो, क्यों उनके अंदर हम सक्सेस दे पाते हैं? बिकॉज पिछले आईवीएफ से जो इश्यूज़ आए होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है। हमारे पास मोटी मोटी 4 चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेल में क्या ढूंढते हैं? मेल्स में स्पर्म ही है जो हम यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली अगर स्पर्म के सारे टेस्ट हो रखे होते हैं तो उसको हम बहुत इजीली मैनेज कर सकते होते हैं, अगर उसमें काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी एक सर्टेन एक्सटेंट तक मिलती है। तो सबसे पहले तो मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स में स्पर्म टेस्ट पे डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट किया जाता है। मतलब ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी थी, लुक अच्छी थी, मतलब मॉर्फोलॉजी जो बोला जाता है, और काउंट भी बढ़िया था, उसको इक्सी भी किया गया था, बट इट हैज़ फेल्ड। सो दैट मीन्स कि आपके स्पर्म के अंदर हो सकता है डीएनए ही फ्रेगमेंट हो, उसके अंदर वो ताकत ही ना हो कि वो आगे चल के आपके बेबी में प्रोटीन बना सकें, आगे उसकी बढ़ोतरी में जो प्रोटीन उसको चाहिए वो ठीक से बने। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। सिंपल सीमेन सैंपल के ऊपर हम कुछ पदार्थ डालते हैं जिससे जो टूटे हुए डीएनए के स्पर्म्स होते हैं वो अलग होकर दिखने लग जाते हैं। दिस इज़ वन टेस्ट ऑन द मेल अलॉन्ग विद कुछ और टेस्ट होते हैं जो उनकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जिसे बोलते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप मतलब उनके ब्लड सैंपल के अंदर मेल के सारे जीन्स देखे जाते हैं कि कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा बन तो रहा है बट उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही, अगेन बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन जीन्स, जिसकी वजह से प्रोटीन्स नहीं बनते। कमिंग ऑन टू फीमेल्स, फीमेल के अंदर मोटी मोटी 3 चीज़ें हैं जो फेल्ड आईवीएफ में हम दोबारा इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? यूट्रस और उसकी ओवरीज और हॉर्मोन्स। जो यूट्रस है उसके अंदर उसका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, बेसिकली उसको हम अंदर से देखना चाहते हैं, जिसको हिस्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। काफ़ी बार हमें अल्ट्रासाउंड में, जो कि 2D 3D हर तरह का आता है, हर चीज़ नहीं पता लगती। तो जिन पेशेंट्स के बार बार आईवीएफ फेलियर्स हो रखे होते हैं, काफ़ी बार उनके अंदर कभी कभी छोटे छोटे पॉलिप्स, छोटे छोटे एडिजन बैंड्स, मतलब सतह आपस में चिपके होना या इन्फेक्शन होना, जिसे हम क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, तो ये सब देखा जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी से एक बायोप्सी भी ली जाती है जिसके अंदर हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में पता लगता है, इन्फेक्शंस पता लगती हैं, और अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसका भी टेस्ट किया जा सकता है ऑन दैट वेरी सैंपल टेकन फ्रॉम बायोप्सी वाया हिस्ट्रोस्कोपी। तो ये तो हो गई यूट्रस की बात। फिलोपियन ट्यूब्स हमें चाहिए नहीं होती आईवीएफ में, तो उसका हम जनरली टेस्ट नहीं करते, बट किसी किसी की फिलोपियन ट्यूब सूजी होती है जिसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। उन पेशेंट्स के अंदर काफ़ी बार अगर आईवीएफ फेल हो रहा है तो हम हाइड्रोसैल्पिंग्स रिमूव करके ही आईवीएफ करते हैं, बिकॉज हाइड्रोसैल्पिंग से काफ़ी बार सोजिश वाला पानी, गंदा पानी यूट्रस के अंदर आता रहता है और एम्ब्रियो और यूट्रस की लाइनिंग को आपस में मिलके बच्चा बढ़ने का पदार्थ नहीं देने देता। नाउ कमिंग ऑन टू ओवरीज। ओवरीज जो होती हैं उसके अंदर एग्स होते हैं। एग्स को क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम काफ़ी बार एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जिनसे वो बेहतर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ओवरी के अंदर के एग्स को एनर्जी देने का सोर्स। कुछ पेशेंट्स में काफ़ी अच्छा एक्ट करते हैं, कुछ पेशेंट्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है। दूसरी चीज़, उन एग्स के साथ मिलके जब एम्ब्रियो बनता है तो उसका हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं कि उस एम्ब्रियो के अंदर, उस एग के अंदर क्या डीएनए बिल्कुल ठीक था, जिसकी वजह से हमें आइडिया लगता है कि हाँ
अब इसके अंदर प्रेगनेंसी के हिसाब से जेनेटिक डिजीजेस हमने कम से कम रूल आउट कर ली। एंड देन आर द हॉर्मोन्स। यस, हॉर्मोन्स सारे ठीक होने चाहिए, मेनली थायराइड, प्रोलैक्टिन। एंड काफ़ी बार हम फीमेल पेशेंट के अंदर उनके और तरह की इम्यून प्रोफाइलिंग भी कराते हैं। इम्यून प्रोफाइलिंग मतलब एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसमें HLA और किर टाइपिंग होती है। ये थोड़ी एडवांस टेस्टिंग है। जिन पेशेंट्स के अंदर प्रेगनेंसी लगती है बट अबॉर्ट हो जाती है, या एम्ब्रियो बहुत अच्छा बनता है, जेनेटिकली टेस्टेड है, बट वो फिर भी इम्प्लांट नहीं कर रहा, जैसे आपने IVF कराए वो फेल हो गए, फिर आपने PGT मतलब जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रियो भी करा लिया बट वो भी फेल हो गया, उन पेशेंट के अंदर हम ये इम्यून प्रोफाइलिंग कराते हैं, HLA टाइपिंग और किर टाइपिंग। काफ़ी बार हमें आंसर्स मिलते हैं, मेहनत लगती है पेशेंट की, बार बार हॉस्पिटल आना पड़ता है, बट सक्सेस ज़रूर मिलती है आपके अपने एग और अपने स्पर्म के साथ। यहाँ पे अभी हमने डोनर एग और डोनर स्पर्म की बात भी नहीं करी है। काफ़ी बार पेशेंट्स इतने हताश हो जाते हैं, वो सोचते हैं हम सरोगेसी करा लेंगे, हम डोनर एग ले लेंगे, बट एक बार अपना फुल फ्लेजेड वर्कअप आप ज़रूर कराइए, स्पेशली जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द एम्ब्रियोज, हार्मोन प्रोफाइलिंग, इम्यून प्रोफाइलिंग, हिस्ट्रोस्कोपी, कैरियोटाइप, हस्बैंड का DNA फ्रेगमेंटेशन। इन सब चीज़ों के बारे में भी आई विल एजुकेट यू सेपरेटली। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। PCOD, endometriosis, males के issues, IVF versus ICSI, name a thing and I will educate you on that. Wish you all the best and a healthy pregnancy ahead.